आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड लेक्चर में सबसे पहले हम मास और चार्ज को कंपेयर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल भी इसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। अगर मास और चार्ज को आप लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो मास के बारे में आप 11th क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। मास जो है किसी भी जो कंटेंट अमाउंट होता है किसी भी बॉडी का, उसे उसका मास बोलते हैं। किलोग्राम इसकी MKS यूनिट होती है या SI यूनिट होती है, ग्राम इसकी CGS यूनिट होती है। सब कुछ हमें पता है मास के बारे में, मतलब पूरी नॉलेज है हमें। हम जानते हैं मास को अच्छे से, पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में और जूनियर क्लासेस में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब चार्ज जो है इसी चैप्टर में लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हमने अच्छे से पढ़ा है। पहले चार्ज की डेफिनेशन डिस्कस करी, फिर चार्जिंग प्रोसेसेस डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन किया चार्ज को डिवाइड, तो पूरी नॉलेज हमें चार्ज की भी है। यहाँ 2 लेक्चर में हम चार्ज की भी पूरी नॉलेज ले चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, चार्ज और मास को कंपेयर। कोई नई बात हम करने वाले नहीं है, उसी चार्ज और उसी मास को यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं। अब देखिए, चार्ज और मास को कंपेयर करना चाहे तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप जानते हैं मास कभी भी किसी भी बॉडी का जीरो हो ही नहीं सकता। अगर वो बॉडी है तो उसमें मास होगा। आप सब लोग जानते हैं कि अगर बॉडी है तो उसमें मास होगा। मतलब मास जो है वो केवल पॉजिटिव हो सकता है, किसी भी बॉडी का जीरो मास नहीं हो सकता है, किसी बॉडी का नेगेटिव मास नहीं हो सकता है, आप जानते हैं। तो मास इज ओनली पॉजिटिव। लेकिन अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। आप जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और आप जानते हैं जो है आपका न्यूट्रॉन, उसका चार्ज जीरो होता है। तो चार्ज जो है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन मास आपका केवल क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है चार्ज और मास के बीच में। अगर फर्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मास इज ओनली पॉजिटिव बट द चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। अभी तक मास का क्वांटाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो हम यही मान रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज होता है बट मास का क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। जब एस्टेब्लिश किया जाएगा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तक तो मास का क्वांटाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो सेकंड डिफरेंस ये हो जाएगा कि मास तो आपका क्या होता है भाई, आपका मास जो है अभी तक उसका क्वांटाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है, जबकि आपका चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। थर्ड जो है डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मास आपका स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं होता है, जबकि हमने पढ़ा है चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। हमने पढ़ा है चार्ज जो है केमिकल रिएक्शन में जो है स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है, रबिंग में आपका स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शन में भी वो स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है। जितनी भी रिएक्शन, पेयर प्रोडक्शन, एनिलेशन, सब में चार्ज आपका कंजर्व रहता है। यानी कि चार्ज जो है वो स्ट्रिक्टली कंजर्व होता है, लेकिन मास जो है वो कंजर्व नहीं होता है, स्ट्रिक्टली नहीं होता है। कंजर्व तो होता है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होता है। ये भी यहाँ पर डिफरेंस है। 3 डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आप जानते हो, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है। ग्रेविटेशनल लॉ 2 मास ऑब्जेक्ट के बीच में एप्लीकेबल होता है, और 2 मास ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। लेकिन जब हम चार्जेज के बीच की बात करते हैं, 2 चार्जेज के बीच की, अगर दोनों चार्जेज लाइक है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अनलाइक है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दैट मीन्स gravitational force between 2 mass object always of attractive nature, but the electrostatic force between 2 mass object can be attractive or repulsive। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के बीच में लगने वाला वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, अट्रैक्टिव का है, जबकि मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये आपके 4 डिफरेंस हो चुके हैं। फिफ्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फिफ्थ डिफरेंस क्या होता है, देखिए चार्ज किसी भी बॉडी का अगर वो बॉडी मोशन में आ रही है तो अफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई 5 कूलम का चार्ज है और वो मोशन में आ गया तो उसका चार्ज जो है 5 कूलम ही रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। दैट मीन्स चार्ज डज नॉट वेरीज विद स्पीड बट द मास ऑफ द बॉडी वेरीज विद स्पीड। बहुत कम अमाउंट में वेरी होता है मास, लेकिन वेरी होता है, चाहे वो कम अमाउंट में होता है लेकिन मास वेरी होता है। और इसे दिया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर जो m है ये है मास ऑफ अ मूविंग बॉडी, और m0 जो है उसे बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और v उस
बॉडी का वेलोसिटी होता है जिससे वो मूव करा, स्पीड होता है, और सी स्पीड ऑफ लाइट होती है जो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 5 डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। एक और डिफरेंस होता है अगर आप याद रखना चाहें तो, देखिए अगर दो मास ऑब्जेक्ट की बात करें तो मास ऑब्जेक्ट कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है, चार्जेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है और दूसरा जो है -10 कूलम का चार्ज है, दोनों को मिलाएंगे तो 0 कूलम चार्ज हो जाएगा, यानी कि दोनों को वहाँ कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आपके पास एक 10 किलोग्राम की बॉडी और दूसरी भी 10 किलोग्राम की बॉडी होती है, क्योंकि नेगेटिव तो होता नहीं है मास, तो ऐड होकर 20 किलोग्राम हो जाएगा। तो दो मासेस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, लेकिन दो चार्जेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये भी एक डिफरेंस अगर हम चाहे तो याद रख सकते हैं। तो बेसिकली 6 डिफरेंस मेनली हमारे पास आ जाते हैं, 5 मेन होते हैं, एक इतना मेन नहीं होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, अदरवाइज तो आप याद रख सकते हैं। तो 6 मेन डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंस होता है चार्ज और मास में, वो क्या होता है, चार्ज जो है आपका वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन आपका मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी 0, याद रखें। सेकेंड जो डिफरेंस होता है क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट स्टेब्लिश्ड। अभी तक मास का क्वांटाइजेशन स्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। अब हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो थर्ड डिफरेंस क्या होता है, चार्ज इज नॉट मास इज नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व बट द चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। ये तीसरा डिफरेंस है। और फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा फोर्थ डिफरेंस है, जो दो मास ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट चार्जेज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। ये भी एक डिफरेंस है। और जो फोर्थ डिफरेंस है, फिफ्थ डिफरेंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद भी रखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी करता है, बट जो चार्ज होता है आपका वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। और मास कैसे वेरी करता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये कौन सा फॉर्मूला है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है ये फॉर्मूला, m = m0/√1 - v²/c²। यहाँ पर जो m है ये क्या होता है, that is the mass, moving mass of the body, and what is m0, that is the rest mass of the body, and v is the speed of the body, and c is the speed of light in vacuum, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब जो है डिफरेंस है। एक सिक्स्थ डिफरेंस भी हम याद रख सकते हैं अगर चाहे तो, दो मास ऑब्जेक्ट कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, जबकि दो चार्जेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल पहले ही दे चुका हूँ। ये हम चार्ज और मास को कंप्लीटली कंपेयर कर चुके हैं। ओके, अब हम आज की क्लास का दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए हम चार्ज के बारे में पूरी डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे चार्ज पे फोर्सेस लगते हैं, अट्रैक्टिव कब लगता है, रिपल्सिव कब लगता है, यूनिट क्या होती है चार्ज की, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चार्जिंग मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर चुके हैं, इवन चार्ज और मास को कंपेयर भी कर चुके हैं। अब बात आती है कि कोई भी बॉडी है अगर हमारे पास, तो हमें पता कैसे लगे कि इस बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर उस पर प्रेजेंट है तो हमें पता लगना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज हो तो फिर भी हम आइडेंटिफाई कर, लेकिन किसी बॉडी पर अगर कम चार्ज है, जैसे ग्लास रोड अगर हमारे हाथ में, तो हम कैसे पता करेंगे ग्लास रोड चार्ज है कि अनचार्ज है। तो उसको पता करने के लिए, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई और उस डिवाइस को क्या नाम दिया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अ सिंपलेस्ट डिवाइस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the presence of the charge on a body is known as gold leaf electroscope। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिससे हम किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है ये बता सकें, उस डिवाइस को हमने क्या नाम दिया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें दो गोल्ड लीव्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। बहुत पतली पतली सी दो गोल्ड लीव्स होती है, फाइल्स होती है, उनका यहाँ यूज किया जाता है, इसलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाम दिया गया। और इससे हम ये तो पता कर ही सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके साथ साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि बॉडी पे प्रेजेंट जो चार्ज है वो कौन सी नेचर का है, वो पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव है, मतलब उसकी पोलैरिटी भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस पे ज़्यादा चार्ज है। एग्जैक्ट अमाउंट याद रखें, एग्जैक्ट अमाउंट हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से नहीं पता लगा सकते, कंपेयर कर सकते हैं, पोलैरिटी पता लगा सकते हैं, प्रेजेंट है कि नहीं है चार्ज ये पता लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट चार्ज का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से नहीं पता लगता है। तो अब हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। वो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ईजीली आपको समझ जाएगा। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है, सिंपलेस्ट डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी एंड ऑल्सो इट्स पोलैरिटी इज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ऐसी डिवाइस जो किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है इसको डिटेक्ट कर लेती है, उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और इससे पोलैरिटी भी जो है वो बताई जा सकती है कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना पड़ता है ग्लास जार। देख सकते हैं आप लोग, ये जो बना हुआ है ये ग्लास जार है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दैट इज अ ग्लास जार। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास जार।
इस ग्लास जार के अंदर कोई एयर नहीं होती है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। और ये ग्लास जार इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, इससे बाहर भी दिख जाता है, इसलिए हम ग्लास जार को यूज करते हैं। इसमें वर्टिकली एक मेटलिक रोड अरेंज कर दी जाती है। क्या अरेंज कर दी जाती है? वर्टिकली एक मेटलिक रोड अरेंज कर दी जाती है और इसको फिक्स कर दिया जाता है कॉर्क की हेल्प से। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो CORK, कॉर्क। इसको फिक्स किसकी हेल्प से करते हैं? कॉर्क की हेल्प से फिक्स कर देते हैं। जो ग्लास जार होता है हमारे पास, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड होता है, कोई एयर उसके अंदर नहीं होती है, इसमें वर्टिकली जो है मेटलिक रोड लगा देते हैं और मेटलिक रोड को कॉर्क की हेल्प से फिक्स कर देते हैं। अब जो हमारी मेटलिक रोड है उसके अपर पार्ट पे हम लगा देते हैं मेटलिक नॉब और उसके लोअर पार्ट पे हम दो बहुत छोटी पतली पतली सी बहुत थिनर 2 गोल्ड फॉइल्स को अरेंज कर देते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया। तो बहुत सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है, कोई विशेष बात इसके कंस्ट्रक्शन में नहीं है। यहाँ पर हम क्या एक सिंपल सा ग्लास जार लेते हैं, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएटेड होता है और उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक मेटलिक रोड लगा देते हैं। उसके अपर पार्ट में हम मेटलिक नॉब लगा देते हैं और लोअर पार्ट में 2 गोल्ड फॉइल्स हम यहाँ पे अरेंज करते हैं शोन इन फिगर। और यहाँ पर इस मेटलिक रोड को जो है वो फिक्स किया जाता है कॉर्क की हेल्प से। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब ये वर्क कैसे करता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, अब हमें पता लगाना है कि ये चार्ज है कि नहीं। तो जिस भी बॉडी को आइडेंटिफाई करना हो, डिटेक्ट करना हो कि इस पे चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको हम कांटेक्ट में लाते हैं मेटलिक नॉब के। इनिशियली मेटलिक नॉब पे कोई चार्ज नहीं होता। अब मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कि ये बॉडी जो है इस पे चार्ज है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जैसे इसके कांटेक्ट में लाई जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज ये पूरा इसको ट्रांसफर कर देगा और इसको ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही दोनों पे पॉजिटिव चार्ज देगा, ये मेटलिक नॉब का यही वर्क है कि इसको जितना भी चार्ज दिया जाता है वो दोनों साइड में इक्वली डिवाइड कर देता है। तो इधर वाली गोल्ड फॉइल पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर वाली गोल्ड फॉइल पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये अपने आप दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएगी। अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो भी क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा इसको और आधा इधर डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर डिवाइड होगा। उस कंडीशन में भी ये दोनों गोल्ड फॉइल एक दूसरे को करने लग जाएगी, रिपेल करने लग जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम किसी बॉडी को लाकर मेटलिक नॉब से टच करते हैं और मेटलिक नॉब से टच करने के बाद दोनों गोल्ड फॉइल्स के बीच में अगर रिपल्शन होता है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो इसका मतलब जो बॉडी हमने इससे टच करवाई है वो चार्ज है। और अगर ऐसा नहीं होता है, रिपल्सन नहीं होता है, एक दूसरे से दूर नहीं जाती, एज इट इज रहती है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो ये हमें पता लग जाएगा कि बॉडी चार्ज है कि नहीं। अब क्वेश्चन बनता है कि ये बॉडी चार्ज है, हमें पता लग गया भाई चार्ज है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं तो भी रिपल्सन हो रहा है और नेगेटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं तो भी रिपल्सन हो रहा है। फिर हमें कैसे पता लगे कि बॉडी जो चार्ज है वो कौन से चार्ज से चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? तो उसके लिए हमें लाना पड़ेगा नॉन चार्ज, करना पड़ेगा नॉन चार्ज। जैसे ग्लास बॉडी उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है रबिंग के बाद, तो उसको ले आएंगे। अब उसको लगे यहाँ टच करेंगे तो इनमें रिपल्सन होगा और वो किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ है। अब उस बॉडी को लेकर आएंगे जिसका चार्ज हमें पता लगाना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब उसको यहाँ पर लाने के बाद अगर यहाँ पर रिपल्सन कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है बाद में, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसका भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ज़्यादा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि बॉडी पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है ये हमें पता लगना है। तो पहले हम नॉन चार्जेस को कॉन्टेक्ट में लगाएंगे, उसके बाद उस चार्ज को लेंगे जिस पे पता लगाना है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो उसको इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो ये था बेसिक सा हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसी सिंपलेस्ट डिवाइस जिसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है ये डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और इससे साथ ही साथ जो है हम किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी पोलरिटी भी पता लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल ग्लास जार, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार, और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है एंड मेटलिक रोड इज वर्टिकली अरेंज्ड ऑन इट by the help of it is fixed by the help of cork. Its upper part is connected to the metallic knob and its lower part is connected to the 2 gold fils. देखिए जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे, आरबीएससी के बच्चे, यहाँ पर मेटलिक नॉब नहीं देखे, उनकी बुक में एक मेटलिक डिस्क दे रखी है। मेटलिक डिस्क और मेटलिक नॉब एक ही बात है, दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो वो बुक में अलग दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसका भी यही काम है, वो भी क्या करता है, दोनों साइड में इक्वली जो है चार्ज को डिवाइड कर देता है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जिस भी बॉडी का हमें चार्ज पता लगाना हो उसको इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे। अगर उससे रिपल्सन हो रहा है तो बॉडी चार्ज है, और नहीं हो रहा है तो बॉडी चार्ज नहीं है। और अगर आपको ये पता करना हो कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है तो पहले नॉन चार्ज को इसके कॉन्टेक्ट में लेके आओ और फिर उस चार्ज को लो। अगर जैसे नॉन चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है और अगर आप दूसरी बॉडी जो लेके आ रहे हो, अगर उसके बाद रिपल्सन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही चार्ज है, और रिपल्सन घट रहा है तो जो नई बॉडी है उसका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आप अपने आप पता लगा सकते हो। ये है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो बहुत आसानी से हमने चार्ज और मास को कंपेयर कर लिया है और साथ ही साथ हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को भी यहाँ पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट,
वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई विशेष बात नहीं है, आपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ चुके हो उसको, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है उस टॉपिक में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। देखिए आप सब लोगों को मैं बता चुका हूं कि चार्ज को मूव करने के लिए कंडक्टर की जरूरत होती है। इंसुलेटर में कभी भी चार्ज मूव नहीं करता है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर। सब लोग जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इजीली चार्ज फ्लो जाता है। द मटेरियल्स विच अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज कंडक्टर। और ये क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि इनकी क्रिस्टल लैटिस में पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी लो होगी और कंडक्टिविटी हाई होगी। एग्जांपल्स क्या होंगे? ऑल मेटल्स एग्जांपल होंगे ऑल मेटल्स। में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेटल्स जैसे हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द मटेरियल्स विच अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। सभी मेटल्स इसके एग्जांपल होते हैं। ये चार्ज के फ्लो को क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि इनकी क्रिस्टल लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड जो है, सब जानते हो आप लोग, इसमें कुछ भी बहुत विशेष बात नहीं है, इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जो चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होती है जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इंसुलेटर्स के। इनकी क्रिस्टल लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें तो इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो होने देते हैं, चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी लो होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड, सेमीकंडक्टर्स। हो सकता हो ये आपके लिए नया हो। देखिए सेमी मतलब कभी तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता होगा, कभी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता होगा। सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर एंड सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स जो 0 केल्विन टेम्परेचर, जिसको कि हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं, जिस पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। द मटेरियल्स which behaves like a insulator at absolute 0 temperature, 0 Kelvin temperature, and behaves like a conductor at room temperature, at high temperature, is known as semiconductor. तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर जो है वो हमारे सेकंड बुक में जो लास्ट चैप्टर है, पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सेमीकंडक्टर, वहाँ सेमीकंडक्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल इनके एग्जाम्पल होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों एग्जाम्पल्स भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो हमारा आता है वो होता है सुपर कंडक्टर। देखिए सुपर कंडक्टर्स जैसे नाम आया वैसे आप समझ ही गए होंगे कि सुपर मतलब कंडक्टर से भी कुछ ज़्यादा। देखिए कंडक्टर्स की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। समझना, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर कम करें तो उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है। टेम्परेचर कम करना मतलब कूलिंग करना। जैसे हम कूलिंग करेंगे तो उनका क्या होने लग जाएगा? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लग जाएगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर उनकी रेजिस्टिविटी 0 जाएगी। और रेजिस्टिविटी 0 जाएगी तो आपको पता है कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, तो कंडक्टिविटी क्या जाएगी? इनफाइनाइट। इस कंडीशन में उस मटेरियल को हम कंडक्टर नहीं बोल के क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। मतलब अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर या कंडक्टर का टेम्परेचर लो डाउन किया जाए, उसकी कूलिंग की जाए, तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती है, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। उस कंडीशन में उस कंडक्टर को कंडक्टर नहीं बोल के सुपर कंडक्टर बोला जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जिस टेम्परेचर पर वो कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी को 0 कर रहा है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो 4.2 केल्विन, जो कि बहुत लो टेम्परेचर होता है, इस पर इसकी रेजिस्टिविटी कितनी रहती है? रो 0, और इसकी कंडक्टिविटी कितनी रहती है? इनफाइनाइट।
और इसको हम बोल सकते हैं सुपर कंडक्टर। कितने टेम्परेचर पर? 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर। और ये होता है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि बहुत आसान है। और इसको जो है स्टडी किया था साइंटिस्ट था एक कामलिंग ऑन्स, उसने इसको स्टडी किया था और उसने बताया था कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है और कंडक्टिविटी इसमें क्या होती है? इन्फिनिट होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड लेक्चर में सबसे पहले तो हमने चार्ज और मास को कंपेयर किया, उसके बाद हमने एक सिंपल सी डिवाइस जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वो पढ़ा, और इसके जो है लास्ट में हमने क्लासीफाई किया मटेरियल्स को, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। इनके एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर आप पहले जानते हैं। सेमीकंडक्टर एक पूरा चैप्टर है सेकंड बुक में, जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर है, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको। सुपर कंडक्टर तो बहुत सिंपल होता है, ऐसे मटीरियल्स जिनका टेम्परेचर कम करने पर उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, और एक ऐसा टेम्परेचर रहता है जिन पर रेजिस्टिविटी जीरो जाती है और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, तब उस मटेरियल को कंडक्टर नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका मर्क्यूरी होगा, और मर्क्यूरी जो है 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर जो है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और ये जो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई मटेरियल जो होता है ऑर्डिनरी मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, डन।